हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, हमने जो स्टार्ट किया था लुसेंट का हिस्ट्री, उसमें हम शुरू कर चुके हैं 12 लेक्चर तक। अब हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 13 पे। तो इसमें हम कवर करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारे घर पे नवरात्र में 9 दिन पूजा हुआ, तो इसलिए मैं बिजी था, वीडियो आपको नहीं दे पाया। बट अब वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले पल्लव वंश के बारे में। कौन सा वंश? पल्लव वंश के। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा लाइन क्या है यहाँ पे। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कब? 575 से 600 ईस्वी के टाइम में। देखिए, किसी भी वंश का जो संस्थापक होता है और अंतिम जो राजा होता है वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सिंह विष्णु जी। ओके, आगे देखिए। इसकी राजधानी कांची यानी कि तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि किसके ये अनुयायी थे, बट पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इनकी राजधानी कहाँ पे थी? तो कांची में थी। राजधानी नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, बट ये तो पता होना ही चाहिए कि संस्थापक कौन थे पल्लव वंश के। तो वो थे सिंह विष्णु जी। ओके, आगे चलिए। अगला लाइन क्या कह रहा है? सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको दे देगा कि किस पल्लव शासक ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी? तो सिंह विष्णु। ओके, किसने? सिंह विष्णु ने। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा है? सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके प्रश्न ऐसे ही आएगा कि पल्लव शासक जिसने आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था वो कौन थे? तो सिंह विष्णु जी थे। वही आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? किराता जूनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो ये इतने फेमस नहीं है कि हमें ये जानना चाहिए कि ये किसके दरबारी कवि थे, बट इनकी ये पुस्तक फेमस है। तो इस पुस्तक का नाम और इसके लेखक भारवी, ये हमें पता होना ही चाहिए। तो किराता जूनियम के लेखक कौन है? भारवी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला क्या है दोस्तों? पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? यहाँ पे उनका लाइन से नाम दिया हुआ है। तो कौन है? यहाँ पे देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, और उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, और लास्ट में नंदी वर्मन द्वितीय। तो ये है सीक्वेंस पल्लव वंश के प्रमुख शासक का। तो ये सीक्वेंस अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कोई बात नहीं, बट एक बार आपको पता होना चाहिए कि ये राजा रहे हैं पल्लव वंश के। ओके, चलिए आगे देखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि मत विलास प्रवसन की रचना किसने की है? तो महेंद्र वर्मन ने। किसने? महेंद्र वर्मन ने। दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। मत विलास प्रवसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। ओके, आगे बढ़िए। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर शैव बन गया। तो ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वो कैसे बनेंगे वो ये देखिए। अब आप यहाँ पे पल्लव वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे महाबलीपुरम में मंदिर है, बट आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न सबसे पहला ये बन सकता है कि महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण किस वंश ने करवाया है। सबसे पहला प्रश्न, आसान सा प्रश्न यही बन सकता है, तो पल्लव वंश ने। सबसे पहला प्रश्न। ओके, इसके बाद दूसरा प्रश्न ऐसे कैसे बनेगा कि महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि
प्रथम या द्वितीय? तो यहाँ पे क्या है, प्रथम है, इंपॉर्टेंट है, प्रथम जो नरसिंह वर्मन जी हैं। ओके, इनके द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा कि महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उसमें कितने मंदिर हैं? संख्या पूछ देगा सीधे, 5, 3, 7, 9, तो कितने हैं? 7। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन सब आया हुआ क्वेश्चन है। मैं जितना भी बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो आपके एग्ज़ाम में भी कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, तो कितने हैं वहाँ पे मंदिर? 7 हैं, जो कि एकाश्म मंदिर है महाबलीपुरम में। ओके, और इसमें ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है कि महाबलीपुरम में जो मंदिर है उसमें जो रथों का सीक्वेंस है उसमें सबसे छोटा मंदिर, सबसे छोटा रथ किसका है? तो वो द्रौपदी रथ है। ओके, यानी कि जो 7 मंदिरों की संख्या है उसमें सबसे छोटी मंदिर द्रौपदी रथ की है। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कैसे 3 से 4 क्वेश्चन घुमा फिरा करके एग्जाम में आने वाला है। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले लाइन पे। अगला क्या है ये देखिए, वातपिकोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। देखिए यहाँ पे ये जो हम जब पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में, तो यहाँ पे आपको रीड बिटवीन दी लाइन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से, हड़बड़ा करके नहीं, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ से क्वेश्चन गलत करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राजा हैं उन लोगों के नाम में प्रथम द्वितीय ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वातापीकोण व महामल्ल की उपाधि कौन से राजा धारण करते थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। एग्जाम में अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर द्वितीय, तो आपको यहाँ पे लग रहा है ना कि आसान है, बट एग्जाम में आपको ये कंफ्यूज कर देगा। तो बहुत ही सावधानी से ऐसे प्रश्न देखने चाहिए। तो वातापीकोण और महामल्ल की उपाधि किसने रखी थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? प्रथम ने। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। तो जो भी फॉरेन ट्रेवलर है वो किसके समय में किस राज्य में गए हैं, ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची किसके समय में आए थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके भी 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला क्या कह रहा है कि परमेश्वर वर्मन प्रथम 100 मतलब शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियाँ ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए यहाँ बात हो रही है अगले राजा की, जिनका नाम है परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये शैव मतानुयायी थे। तो ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस धर्म को मानते थे, बट यहाँ पे ये कौन कौन सा उपाधि धारण करते थे ये हमें जानना जरूरी है। बट इतनी ज़्यादा उपाधियाँ हैं तो हमें सब जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि रणंजय ये उपाधि, अत्यंत काम ये उपाधि, उग्रदंड और गुणभाजन ये दोनों आप छोड़ सकते हैं। ओके, आपके एग्ज़ाम में कोई एक पूछेगा, कोई एक, या फिर आपको सीक्वेंस दे करके ये 2 से 3 दे देगा और पूछेगा कि ये 2 या 3 जो उपाधियाँ हैं ये किसके द्वारा ग्रहण की जाती थी? तो ये परमेश्वर वर्मन प्रथम जी के द्वारा। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो आने का संभावना सिर्फ 30% है, बट ये लाइन जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम से कम 70% है। कैसे बनेगा प्रश्न यहाँ से कि जो मामल्लपुरम में गणेश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया है? परमेश्वर वर्मन प्रथम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गणेश मंदिर किसने बनवाया है? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो 2 प्रश्न यहाँ से आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है? परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। देखिए ये उपाधि जो इनकी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो उपाधियाँ हैं ये उतनी इम्पॉर्टेंट उपाधियाँ नहीं है जितनी कि ये उपाधि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी उपाधियाँ और भी जो राजा रहे हैं वो धारण किए हैं, बट ये जो उपाधि है विद्या विनीत ये सिर्फ इनके द्वारा ग्रहण की गई थी, परमेश्वर वर्मन प्रथम जी के द्वारा।
तो ये विद्या प्रेमी थे और इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि कौन से पल्लव राजा विद्या प्रेमी थे, तो परमेश्वर वर्मन प्रथम। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि कौन से पल्लव राजा ने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी, तो वो परमेश्वर वर्मन प्रथम ही है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनने वाला है। आगे बढ़िए, आगे देखिए। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसने राजा सिंह यानी कि राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी कि शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत हुआ। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। देखिए, यहाँ से आपके भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले तो पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि अरबों का आक्रमण किस पल्लव राजा के समय में हुआ था। अरबों का आक्रमण जो हमारा भारत है, यहाँ से अरबों का आक्रमण भारत में हुआ था। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से वो पल्लव राजा थे जिनके समय में अरबों का आक्रमण हुआ था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। फिर मैं बता रहा हूँ, यही प्रथम और द्वितीय का आपका कन्फ्यूजन बन सकता है एग्जाम में, तो ध्यान देना है। नरसिंह वर्मन द्वितीय दूसरे नंबर के इनके समय में हुआ था और इनके द्वारा ये 3 इम्पॉर्टेंट उपाधियाँ धारण की जाती थी। पहला राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। तो ये ऐसी उपाधि हैं, ये कोई और धारण नहीं किया था। तो ये तीनों उपाधियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन से पल्लव शासक राजा सिंह, आगमप्रिय और शंकर भक्त का उपाधि धारण करते थे, तो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनके समय में अरबों का आक्रमण हुआ था। ओके, और ये हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही। ओके, और इस मंदिर को क्या कहा जाता है? राजा सिद्धेश्वर मंदिर। क्यों? क्योंकि देखिए, राजा सिंह इन्होंने उपाधि धारण की थी, तो इसीलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? राजा सिद्धेश्वर मंदिर। ओके, इसी मंदिर के निर्माण से द्राविड़ स्थापत्य कला, देखिए स्थापत्य कला किस चीज़ का? मंदिर के निर्माण का। जो भी पूरा ये भारत है, इसमें जो साउथ इंडिया में जो मंदिर बनते हैं, वो जिस कला पे बनते हैं उसे बोलते हैं द्रविड़ स्थापत्य कला। और जो उत्तर में बनते हैं मंदिर, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नागर शैली। तो उत्तर भारत की जितनी भी मंदिरें बनती हैं वो नागर शैली में बनती हैं, और दक्षिण भारत की जितनी भी मंदिरें बनती हैं वो द्रविड़ शैली में बनती है। 2-3 फेमस इसका, ये देखिए, द्रविड़ शैली नागर शैली से 2-3 वजहों से एकदम अलग होता है। सबसे फेमस इसकी शैली ये है कि जो मंदिर का परिसर होता है वो 4 दीवारी से घिरा होता है। सबसे फेमस ये इसका इम्पोर्टेंस है द्रविड़ स्थापत्य कला का। ऐसा जो तरीका होता है वो नागर शैली में नहीं होता है, उसके मंदिर चारों ओर से नहीं घिरे होते हैं। ओके, तो चारों ओर इसके दीवार होता है और हर दीवार के पास एक गेट बना होता है जिसको बोलते हैं गोपुरम, यानी कि चारों साइड से आप मंदिर में आ सकते हैं, मंदिर परिसर में आ सकते हैं। और इस मंदिर परिसर के एक कोने में तालाब तो जरूर बना होता है। क्या बना होता है? तालाब बना होता है। और जो मंदिर होता है, मंदिर के गेट पे यहाँ पे एक देवता को निवास बनाया गया रहता है, मतलब एक द्वारपाल के रूप में एक देवता को वहाँ पे खड़ा किया गया रहता है। तो ये 2-3 फीचर है जो नागर शैली में नहीं पाई जाती है। बट इस समय जो मंदिरें बन रही हैं नागर शैली में, वहाँ पे भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि 4 दीवारी है और वहाँ पे तालाब बनाया गया है। लेकिन ये जो मेन किसका फीचर है? ये मेन फीचर है द्राविड़ स्थापत्य कला का। तो यहाँ पे बात हो रही है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है? महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि जो महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था यहाँ पे? ये देखिए, जो महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर है, इसको किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया है। ठीक है, बट उसमें बात हो रहा है, वहाँ पे देखिए ये बात हो रही है, यहाँ देखिए,
उस मंदिर में सोल मंदिर एक और है, उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। हमने ऊपर क्या पढ़ा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था महाबलीपुरम के 81वें मंदिर का निर्माण, जो कि रथ वाला है। बट उसमें जो सोल मंदिर है वो बनवाए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो यहाँ से आपके एग्जाम में कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आ सकता है कि सोल मंदिर जो कि महाबलीपुरम में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया है। तो आप महाबलीपुरम देख करके नरसिंह वर्मन प्रथम पे ट्रिक मत करिएगा। तो किसने बनवाया है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे देखिए। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। देखिए, ये आपको एक छोटा सा लाइन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले वो देखिए। यहाँ पे बात हो रहा है कि कांची के कैलाश मंदिर के बारे में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर में किस वंश के राजाओं की और रानियों की तस्वीरें लगी हुई है। आपको सीधे वंश पूछेगा कि किस वंश की। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि आसान है, बट आपके एग्जाम में सोचिए आ जाता है प्रश्न, तो आप कैसे ट्रिक लगा पाओगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे। तो इसीलिए अच्छे से इस लाइन को पढ़ना है कि कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसमें जो पल्लव जो वंश है उसके राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। ओके, आपके ऑप्शन में चोल भी रहेगा, चालुक्य रहेगा, पल्लव रहेगा, पांड्य रहेगा। तो ध्यान देना है कि पल्लव वंश के राजा रानियों की फ़ोटो लगी हुई है कैलाशनाथ मंदिर में। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है नोट में। नोट में लिखा है एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव एवं पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है। सबसे पहला तो किस राज्य में है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद जिला में। कहाँ पे, औरंगाबाद जिला में है ये। ओके, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आपको ये बनेगा कि एलोरा की कौन से गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी संख्या की गुफा है जिसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है। तो वो गुफा संख्या कौन सी है, 16 है। कौन सी है, 16 है। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है, तो ध्यान देना है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे दोस्तों 10 कुमार चरित्र, क्या लिखा है, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ठीक है, जो भी दोस्तों साउथ इंडिया के जो दरबारी हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हमें उतना फोकस नहीं करना है कि वो किसके दरबारी कवि हैं, बट उनका कोई लेखन है, उनकी कोई कृति है, तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात हो रहा है लेखक दंडी जी का। तो इन्होंने क्या लिखा है, 10 कुमार चरित्र। ये दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो दंडी के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमल्लई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो ये देखिए, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पे बात हो रही है नंदी वर्मन द्वितीय की। अभी तक हमने देखा था किसके बारे में, महेंद्र वर्मन के बारे में, नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में, द्वितीय के बारे में। अब यहाँ पे बात हो रही है नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में, सेकंड। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, कौन कौन सा मंदिर बनवाया है। एक तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, बार बार एग्जाम में पूछने वाला ये प्रश्न है कि मुक्तेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है, तो नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। ओके, दूसरा मंदिर कौन सा है, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। ये दोनों कहाँ पे है, कांची में है, और बनवाया गया है नंदी वर्मन द्वितीय जी के द्वारा। ओके, ये किसके समकालीन थे ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़िए। अगला लाइन क्या कह रहा है, नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुनंदेनार निवास करता था, जिसने भारत विड़वा नामक ग्रंथ की रचना की है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है अगले राजा
नंदीवर्मन तृतीय की। ठीक है, तो ये क्या थे ये जानने की जरूरत नहीं है, इनके दरबार में कौन था ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो नाम है, ये जो नाम है लेखक का, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो रचना है बहुत ही फेमस है, भारत विड़वा। तो ये हमारे एग्जाम में आता है, तो बताना है कि भारत विड़वा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो पेरुनवेनार ने। ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, अगला लाइन क्या कह रहा है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कंप वर्मा। कौन थे? कंप वर्मा। देखिए 980 तक चला है ये पल्लव वंश। तो यहाँ पे बात हो रहा है अंतिम शासक। तो हमने बताया था कि कोई भी वंश हो तो सबसे पहला संस्थापक और अंतिम शासक इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। तो हमने पढ़ा था पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे सिंह विष्णु जी। कौन थे? सिंह विष्णु जी। तो वो थे संस्थापक, और अंतिम शासक कौन है? कंप वर्मा। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है वो जो हमने आगे पढ़ा है अभी उसी की बात हो रही है कि कवि भारवी ने लिखा है किराता जूनियम। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है पल्लव वंश। ये जो पल्लव वंश था दोस्तों, ये जो हमारा साउथ इंडिया का एरिया है यहाँ पे था। कहाँ पे? इस एरिया में था ये पल्लव वंश। तो अब पल्लव वंश जब समाप्त होता है तो वहाँ पे आता है अगला वंश चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। बट आपको ध्यान देना है कि हमने पिछले वीडियो में जब पढ़ा था और संगम वंश के बारे में, तो वहाँ पे हमने चोल वंश के बारे में भी पढ़ा था। कब? संगम वंश के बारे में। तो वो जो संगम वंश के बारे में हमने पढ़ा था, चोल राजा के बारे में, तो वो लोग पहले के यानी कि पूर्ववर्ती पहले के वो लोग चोल वंश है। और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे ये कौन है? ये है परवर्ती। यानी कि एक होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका वंश चल रहा है। ओके, मान लीजिए आपके बाबा बहुत मेहनती थे, बहुत फेमस राजा थे। ठीक है, फिर आपके पिताजी ने उतने अच्छे से शासन नहीं चलाया, आपके पिताजी ने गरीबी से जीवन यापन किया, और फिर जब आप आए तो फिर आपने सोचा कि जो हमारा इतिहास था, हमारे दादाजी इतने बड़े राजा थे, तो मुझे वो चीज़ वापस पाना है। तो वही हाल हुआ यहाँ पे चोल जो राजा थे उनके साथ। तो जो चोल पहले जो बहुत फेमस थे, बहुत ही अच्छी खासी उनकी विरासत थी, तो वो एक समय के बाद क्षीण हो गई, कमज़ोर हो गई। तो बस जो अगले राजा आए तो उन्होंने उसको फिर से पुनरुद्धार किया। तो वैसा कुछ सीन है यहाँ पे चोल वंश का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेटर चोला। ओके, यानी कि ये उसके बाद जो आए थे वो है ये लोग। ओके, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है चोल वंश की। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? जब पल्लव वंश का ध्वंस होता है, यानी कि जब पल्लव वंश समाप्त होता है तो वहीं पे शुरू होता है चोल वंश। लोकेशन फिर से वही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात हो रहा है इस वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। तो ये परवर्ती वाली बात हो रही है, इसके संस्थापक कौन है? विजयालय है। ओके, कि किसी भी वंश के संस्थापक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें ये नाम जानना जरूरी है कि विजयालय ने ही इस वंश का स्थापना किया था, चोल वंश का। किस समय में? 850 से 887 के बीच में, जिसकी राजधानी तांजा यानी कि तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजाराज पेरुथच्चन था। तो ये जानने की जरूरत नहीं है कि वास्तुकार कौन थे, बट बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस वंश के संस्थापक कौन है, तो विजयालय जी हैं। राजधानी कहाँ है ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो संस्थापक हमने देख लिया। आगे देखिए, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। देखिए ये उपाधि इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए हमारे कि किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, तो विजयालय ने, जिन्होंने चोल वंश का स्थापना किया था। यहाँ पे देखिए एक मंदिर की बात हो रही है, तो कौन सी मंदिर है वो? निशुंभ सूदनी मंदिर। तो कौन सी मंदिर है ये? निशुंभ सूदनी मंदिर। तो निर्माण करवाया था किसने? विजयालय ने। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ओके, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्र राज्य चोलों का स्थापना किया था विजयालय ने, बट फुल्ली इंडिपेंडेंट एक राज्य किसने बनाया? तो आदित्य प्रथम ने बनाया था। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही सावधानी से आपको ध्यान देना है कि जो स्थापना किए थे वो थे विजयालय, और जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे वहाँ पे तो वो थे आदित्य प्रथम। दोनों में बेसिक सा अंतर है, आपको ध्यान देना है। ओके, आगे देखिए, पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडरम की उपाधि धारण
की थी। देखिए यहाँ पे दो तरह के प्रश्न बनेंगे सिर्फ इसी लाइन से। ओके, कैसे बनेंगे? यहाँ पे प्रश्न बनेंगे कि आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि किसको हरा करके हासिल की थी? तो पल्लवों को। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा, पल्लवों को हरा करके इन्होंने ये उपाधि धारण की है। ओके, और दूसरा बनेगा सिंपली, ये उपाधि किसके द्वारा धारण की गई है? तो आदित्य प्रथम ने। किसने? आदित्य प्रथम ने उपाधि धारण की थी कोदंडराम का। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अगला लाइन क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। देखिए ये जो युद्ध है ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है कि ये किन दो लोगों के बीच में हुआ है। कौन सा युद्ध? तक्कोलम के युद्ध। तो ये हुए हैं राष्ट्रकूट के बीच में और चोल के बीच में। किसमें? राष्ट्रकूट वर्सेस चोल। ओके, तो ध्यान देना है, आपके एग्जाम में ऐसे ही पेयर करके क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रकूट और चोल के बीच में, राष्ट्रकूट और पल्लव के बीच में, कि चोल और चालुक्य के बीच में। तो ध्यान देना है कि राष्ट्रकूट और चोल के बीच में हुआ है तक्कोलम का युद्ध। ओके, तो इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी हुआ था राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय। ओके, तो यहाँ से बस हमें ये ध्यान देना है कि किसके बीच में हुआ है, कौन विजयी हुआ, ये हमारे जानने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और बड़ा लड़का ये मारा गया, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है राजराज प्रथम की। तो इनके बारे में क्या है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम फिफ्थ को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि राजा राज प्रथम जो एक भारत के राजा थे, चोल राजा थे, इन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया और वहाँ के राजा जो महिम फाइव थे उनको वहाँ से भागने के लिए विवश कर दिया। वो भाग करके दक्षिण जिला रोहड़ में शरण ले लिए। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद बस हमें ये ध्यान देना है कि वो कौन से चोल राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो राजराज प्रथम, बस आपको बस यही जानना है। इतना क्या हुआ, भाग के कहाँ गए, ये जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, पूछता ही नहीं है ये सब चीज़। आगे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है राजराज प्रथम की। श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम राजधानी पोलनरुआ बनाया। तो ये भी हमें जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आप इसको आराम से छोड़ दीजिए। आगे देखिए, राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने। देखिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि प्रथम द्वितीय बहुत ध्यान देना है। ओके, तो इसीलिए तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने। किसने? प्रथम ने। और कुछ कुछ एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो यहाँ पे अगर बता रहा है कि राजा राजेश्वर जो मंदिर है वो शिव मंदिर है, तो हमें ये भी नोटिस करना है कौन सा मंदिर है, ये शिव मंदिर है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। देखिए यहाँ पे बात हो रही है चोल राजा राजेंद्र प्रथम के बारे में। इनके बारे में बात हो रही है कि चोल साम्राज्य जो विस्तार हुआ था सबसे ज़्यादा इन्हीं के समय में हुआ था। क्यों ना हो, जब देखोगे आप ऐसे भारत का नक्शा, तो अभी हमने देखा है कि श्रीलंका पे भी इन्होंने आक्रमण किया था जहाँ उनके राजा भाग के चले गए थे दक्षिण में। तो इन्होंने दक्षिण में यहाँ पे श्रीलंका में भी अपना साम्राज्य फैलाया और फिर इधर उत्तर में आकर के देखिए पाल शासक जो कि बंगाल के थे महिपाल, इनको पराजित किया। यानी कि बंगाल सोचिए यहाँ पे है, तो और जो यहाँ पे गंगा नदी बह रही है, तो यहाँ पे आकर के इन्होंने पाल शासक महिपाल को भी हराया है। यानी कि ये जो विस्तार रहा है चोल साम्राज्य का, इनके समय में यहाँ से यहाँ तक रहा है।
तो वास्तव में बहुत बड़ा विस्तार रहा है। तो हमारे एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि किस राजा ने चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। ओके, पहला प्रश्न यहाँ से ये बनने वाला है। और दूसरा ये बनेगा कि किस चोल राजा ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था? तो ध्यान देना है, राजेंद्र प्रथम ने। ओके, राजेंद्र प्रथम ने किया था महिपाल को पराजित। और यहाँ पे देखिए ये बात हो रही है, यहाँ पे देखिए इसका नाम और ये उपाधि, क्या नाम है, ये क्या उपाधि है? गंगैकोंड चोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गंगा नदी बह के आ रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और यहाँ पे ये युद्ध में हराते हैं महिपाल को। तो इसीलिए कहते हैं कि गंगा को भी जीतने वाला हूँ मैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गंगैकोंड चोल। ये उपाधि उन्होंने धारण की है। ये देखिए स्टार्टिंग में गंगे है ना, ये तो ये इसी गंगा की बात हो रही है। तो इसीलिए इन्होंने ये उपाधि धारण की है कि मैंने गंगा की जो नदी है वहाँ तक अपने साम्राज्य को फैला लिया है, इसलिए मैं ये उपाधि धारण कर रहा हूँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये उपाधि धारण किए थे राजेंद्र प्रथम ने। ओके, और यहाँ पे जो आगे बात हो रही है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो भी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे इम्पोर्टेंट बनेंगे, हमें पता होना ही चाहिए। आगे देखिए, चोल काल में भूमि के प्रकार। यहाँ पे दोस्तों जो भी वंश होते हैं फेमस उनके समय में वहाँ की भूमि को क्या नाम कह के पुकारा जाता था, ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है। देखिए जैसे यहाँ पे चोल काल के बारे में बता रहा है कि यहाँ की जो भूमि थी गैर ब्राह्मण किसानों की, उसे बोलते थे वेल्लन वगाई। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि क्या कहलाती थी? वेल्लन वगाई। और वहीं पे जो ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दी जाती थी भूमि, उसे कहते थे ब्रह्मदेव भूमि। तो उस भूमि का, उस ज़मीन का ये नाम होता था। ओके, और वैसे ही अगर किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दी जाती थी तो उसे बोलते थे शाला भोग भूमि। क्या बोलते थे? शाला भोग भूमि। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे अगर मंदिर को उपहार दी जाती थी तो उसके बोलते थे देवदान या तिरुनमट दक्कनी। ओके, तो ये इतना लंबा मत ध्यान दीजिए, बस आप देवदान पे ध्यान दीजिए। ओके, मंदिरों को उपहार दी जाने वाली भूमि। और जैन संस्था, कैसे? जैन संस्था को जो भूमि दी जाती थी उन्हें बोलते थे पल्ली चंदनम। क्या बोलते थे? पल्ली चंदनम। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये पहला और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला और ये पल्ली चंदनम और शाला भोग, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये दो जो ब्रह्मदेव है और देवदान है ये न याद रहे तो कोई बात नहीं, बट ये तीन जो है वेल्लन वगाई, शाला भोग और पल्ली चंदनम, ये किसके लिए है ये इम्पोर्टेंट आपको पता होना ही चाहिए। ओके, आगे देखिए, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो ऐसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि समकालीन कौन किसके क्या था। तो गजनी का सुल्तान जो महमूद था वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो इसको बस जानने का जो ज़रूरत है वो बस 20% है। ओके, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है लाइन, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। ओके, देखिए यहाँ पे जो भी चोल वंश के राजा हैं उन्होंने कौन कौन सा धारण किया था उपाधि वो बता रहा है। तो जो राजेंद्र सेकंड थे उन्होंने प्रकेसरी और जो वीर राजेंद्र थे उन्होंने राज केसरी की उपाधि धारण की थी। तो ये भी उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना ही चाहिए, प्रकेसरी और राज केसरी। तो ये वीर राजेंद्र और ये राजेंद्र द्वितीय। अब जैसे हमने देखा था कि जो चोल वंश के संस्थापक थे वो थे कौन? विजयालय। कौन थे? विजयालय। तो वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे कि चोल वंश के अंतिम राजा कौन है, तो वो है राजेंद्र तृतीय, थर्ड नंबर के। ओके, तो ये हैं अंतिम राजा चोल वंश के, और संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। पहला और अंतिम पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला क्या कह रहा है, चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। तो कौन भूमिका निभाया है?
कैसे निभाया है ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कदम्ब शासक की, तो हमें जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ के शासक थे, भारत में वो कौन सा लोकेशन है जहाँ पे ये कदम्ब शासक थे। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखिए, गोवा की। तो इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बनता है कि कदम्ब शासक भारत के किस क्षेत्र पे शासन करते थे, तो गोवा पे। ओके, तो वो कौन है? जयकेश प्रथम है, जिन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच में। तो ये जानने का इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है, बस इसको आप ऐसे ही पढ़िए और छोड़ दीजिए। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कदम्ब शासक कहाँ पे थे, तो गोवा में। ओके, आगे देखिए अगला लाइन क्या कह रहा है। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। तो ये भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। तो यहाँ पे बात हो रही है एक राजा की, जिसने एक मूर्ति जो कि चिदम्बरम मंदिर में थी उसे समुद्र में फेंकवा दिया। उसको पुनः उद्धार किसने किया? रामानुजाचार्य ने। तो ये एक स्टोरी टाइप का है, ये हमें जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आप इसको आसानी से छोड़ सकते हो। आगे बढ़िए। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुनंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुनंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़न कुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। दोस्तों ये जो अधिकारी का नाम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, बट आपको बस मोटी मोटा हल्का सा पता होना चाहिए कि जो ऊंचे पद पे थे वो बोले जाते थे पेरुदरम, और जो नीचे पद पे थे वो बोले जाते थे सेरुदरन। ओके, बस आपको ध्यान देना है कि नाम में सेरु था बट वो नीचे थे, और यहाँ पे जो उड़न कुट्टम है ये कुछ उच्च अधिकारी थे, उनको कहा जाता था। ओके, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा है कि वो कौन से अधिकारी है, तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है एग्जाम में हमारे। ओके, आगे देखिए आगे क्या बात हो रहा है यहाँ पे। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों यानी कि प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। तो यहाँ पे बात हो रहा है चोल साम्राज्य के बारे में। जैसे आज के समय में देश होता है, देश के अंदर राज्य होता है, राज्यों के अंदर जिला होता है, और जिलों के अंदर ग्राम होता है, गांव होता है। तो वैसे यहाँ पे बात हो रहा है चोल साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे जैसे देखिए उस समय जो साम्राज्य होता था वही उनका देश होता था। जैसे आज के समय में भारत देश है ना, वैसे ही जो चोल वंश हुआ, पल्लव वंश हुआ, चालुक्य वंश हुआ, उनके लिए जो उनके वंश का जो एरिया था वो उनके लिए देश के बराबर था। तो जो पूरा वो ये चोल जो साम्राज्य था उसे क्या बोलते थे? यहाँ पे मंडलम। क्या बोलते थे? यानी कि सबसे ऊपर क्या था? मंडलम था, उसके नीचे आता था कोट्टम। जैसे आज के समय में आता है राज्य, वैसे ही कोट्टम था। और जैसे प्रेजेंट टाइम में आज के समय में जिला है, वैसे ही उस समय क्या होता था? नाडु। और जैसे आज के समय में गांव है, ग्राम है, वैसे ही था कुर्रम। तो ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं कि ये जो मंडलम है आज के समय देश के बराबर, और जो कोट्टम है आज के राज्य के बराबर, और जो नाडु है आज के जिला के बराबर, और जो ये कुर्रमो है ये आज के गांव के बराबर है। तो ये आपको सीक्वेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि चोल साम्राज्य के जो साम्राज्य का जो एरिया था वो पैटर्न कैसे था। आपको मंडलम पहले दे देगा और ये जो नाडु है वो एकदम लास्ट में दे देगा। तो ध्यान देना है कि सबसे बड़ा मंडलम, उसके बाद कोट्टम, फिर उसके बाद है नाडु, और सबसे लास्ट में है कुर्रम। ओके, तो ध्यान देना है कुर्रम सबसे लास्ट में और मंडलम सबसे पहले है। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आगे देखिए, नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। आगे देखिए, बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को
चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मूवे द वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद बस हमें ये ध्यान देना है कि वहाँ के जो किसान होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो जो धनी किसान होते थे उन्हें कहते थे बिल्लाल। क्या बोलते थे? बिल्लाल। एग्जाम में हमारे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बनता है कि धनी किसानों को क्या कहा जाता था, तो बिल्लाल। और अरैयार ये क्या है? प्रधान है। ये अरैयार क्या है? प्रधान है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है। मूवेद विलन क्या थे? ये 3 राजाओं को अपनी सेना प्रदान करने वाले किसान थे ये। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है स्थानीय स्वशासन की बात हो रही है। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। तो हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि किस वंश की ये विशेषता थी कि वहाँ पे स्थानीय स्वशासन होता था। यानी कि राज्यों को, जो वहाँ के राज्य होते थे जिन्हें हम लोग क्या बोलते थे, कोट्टम, उन्हें भी आज़ादी थी कि आप अपने हिसाब से काम करिए। बस हर काम जो साम्राज्य है उसके नीति नियम कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब उनको फ्री छोड़ा गया था। तो इसीलिए बोलते हैं इसको स्थानीय स्वशासन। आप खुद से शासन करिए, लेकिन जो चोल साम्राज्य का नियम कानून है उसके अंदर रहते हुए। ओके, और आगे देखिए, ऊर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। तो ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है कि उसका काम क्या था, बस ये पूछता है कि ऊर जो थी वो कैसे लोगों की सभा थी। महिलाओं की सभा थी, या फिर वृद्धों की सभा थी, आम लोगों की सभा थी, या फिर वरिष्ठ जनों की सभा थी। तो ये जो ऊर है ये थी सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। ओके, साधारण लोगों की। आगे देखिए, सभा या महासभा। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। यह सभा वर्यम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। इतना दूर पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम के लिए यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको चाहो तो बस पढ़ो और छोड़ दो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ से जानना हो कि नहीं नहीं मुझे कुछ जानना है यहाँ से, तो बहुत ही हल्का सा आपको बस ये ध्यान देना है कि जो सदस्य होते थे इसके, जो सभा और महासभा के, उनको कहते थे पेरू मक्कल। बट आप इसको, मैं तो कहूँगा कि आप छोड़ दो, बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है ही नहीं। ओके, और दूसरा आप यहाँ पे आपके ध्यान होंगे कि ये जो नगरम है ये व्यापारियों की सभा को कहते थे। तो ये भी एग्जाम में पूछने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे बात हो रहा है चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। देखिए, कुछ कुछ एग्जामों में ये भी पूछ देता है। आपको लग रहा है कि नहीं पूछता होगा, बट ये पूछ देता है कि 1/3 था, कि 1/2 था, कि 1/4 था। तो क्या था? 1/3 हिस्सा हुआ करता था भूमि कर चोल काल में। कितना? 1/3। आगे देखिए, गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि ये जो उत्तर मेरुर अभिलेख है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अभिलेख क्या है, किसके बारे में है। तो ये जो अभिलेख है इसके अनुसार जो सभा की सदस्यता होती थी वो क्या क्या करने पे आपको हासिल होती थी। जैसे आज देखते होंगे आप कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कि आप भारत के नागरिक हो, आपका उम्र इतना हो, आप दिवालिया ना हो। तो ये सब होता है क्राइटेरिया ना। वैसे ही उस समय में भी क्राइटेरिया होता था। क्या होता था? ये देखिए, सब सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। देखिए दोस्तों, ये पढ़ने के बाद यहाँ से हमारे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो बस मैं एक बार सीधे सीधे लाइन पढ़ दे रहा हूँ। ओके, तो बात हो रहा है कि भूमि का स्वामी होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि उसके पास अपना घर होना चाहिए, 35 से 70 के बीच में उसका आयु होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और उन्हें प्रशासनिक मामलों में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और पिछले 3 सालों में वो किसी भी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ खाते में जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी कि अपने संबंधियों के खाते में अगर जमा नहीं कराए हैं पैसे तो वो ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद देखिए, हमें कुछ भी यहाँ से एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, तो बस पढ़ना है, छोड़ देना है। ओके, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए,
ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदिक मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव मतलब कहते थे। देखिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा अंतर है। ऐसा भूमि जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था उसे बोलते थे चतुर्वेदी मंगलम, और वहीं पे जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को बोलते थे ब्रह्मदेव। तो कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदिक मंगलम और जो दान की भूमि होती थी वो कहलाती थी ब्रह्मदेव। तो बहुत ही बेसिक सा अंतर है, पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। तो पढ़ना है, छोड़ देना है। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देखिए। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं। आपको कैसे बनेगा प्रश्न यहाँ से कि चोल काल में कलंजू क्या थे। ये मतलब घुड़सवारी सेना था, या फिर राजा के पास सबसे उच्च पद था, या फिर सोना था, मतलब सोना था, या फिर सोने का सिक्का था, या फिर चांदी का सिक्का था। ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। तो ध्यान देना है कि ये जो कलंजू था चोल काल में वो सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था वो, ध्यान देना है। क्या? कलंजू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़िए, देखिए। तमिल कवियों में जयंगुदर क्या है, जयंगुदर प्रसिद्ध कवि था जो कोलुतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तुरपड़ी। देखिए आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसके राजकवि थे, बट इनका जो रचना है और ये किसने लिखा है ये जानना जरूरी है। तो ये जो रचना है जिसका नाम है कलिंग तुरपड़ी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, जयंगुदर के द्वारा। किसके द्वारा? जयंगुदर जी के द्वारा ये लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़िए, आगे देखिए। कंबन, ओट कुट्टन और पुंगलेंदी, क्या बात हो रहा है? कंबन, ओट कुट्टन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप, पोन्न एवं रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तो ये भी हमारे एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है। ये आपको तीनों नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किसके साहित्य है, तो ये है तमिल साहित्य। और ये तीनों नाम दे देगा, पूछेगा ये किसके साहित्य है, तो ये कन्नड़ के साहित्य है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है पर्सी ब्राउन की। इन्होंने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्क माना है। ठीक है। चोलकालीन नटराज मूर्ति को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप में खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपसमार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंगत्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनकी ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाई गया है। ऊपरी बाईं दोल हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभ्यस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों छिटकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं जो नृत्यत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता माना गया है। देखिए इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद आपको बस सिंपल भाषा में बस इतना ही जानना है। देखिए क्या जानना है, किसने बृहदेश्वर मंदिर को क्या कहा है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो नटराज मूर्ति है वो किस वंश से संबंधित है, तो ये चोल कालीन है। बस सिंपल भाषा में आपको बस यहाँ पे बस यही ध्यान देना है कि नटराज मूर्ति का संबंध किस वंश से है, तो चोल वंश से है बस। और ये किस मुद्रा में है, कैसे क्या किया हुआ है, मतलब ये हमें जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कौन सी मुद्रा में है, बाएं हाथ में क्या है, दाएं हाथ में क्या है, जटाएं कहाँ तक है, ये हमें जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बस आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। यहाँ पे ये देखिए, शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठा देवता भी माना जाता है। तो बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में किस देवता को नृत्य कला का अधिष्ठा देवता भी माना गया है। वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाएगा।
तो ये आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने क्या देखा कि बस हमें ये ध्यान देना है कि नटराज मूर्ति संबंधित है चोल काल से, बस इतना ही ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़िए। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की कला के संरक्षक के रूप में चोल वंशी विधवा महारानी सेवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें क्या ध्यान देना है। अभी हमने देखा था कि ये जो मूर्ति थी नटराज की, ये संबंधित थी चोल वंश से, तो हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये किस चीज़ से बनी हुई है, तो ये बनी हुई है कांस्य से। एग्जाम में हमारे ये भी प्रश्न पूछता है कि नटराज की मूर्ति जो है वो किससे बनी हुई है, पीतल से बनी हुई है या फिर लोहे से पूरा बनी हुई है, कांस्य से, मतलब कुछ भी एग्जाम में आपके ऑप्शन दे सकता है। तो ध्यान देना है कि ये कांस्य से बनी हुई है नटराज की मूर्ति, जो कि चोल वंश से संबंधित है। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि ये जो प्रतिमा बनाई जाती थी कांस्य से, उसमें फेमस कौन थी, वो चोल वंश की विधवा महारानी जो थी, जिनका नाम था सेवियान महादेवी, ये थी। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सेवियन महादेवी का संबंध किस वंश से है, तो चोल वंश से संबंधित है ये। बट ये भी पूछने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 10% है, तो आप इसको भी चाहो तो छोड़ सकते हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नटराज मूर्ति है ये कांस्य से बनी हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आगे देखिए, आगे क्या बात हो रही है। शैव संत जिनका नाम था ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि आपके एग्जाम में पूछे, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं 20% है। तो आप ध्यान दीजिए कि राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे, तो ईशान शिव पंडित। ओके, ईशान शिव पंडित। आगे देखिए, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, तो कावेरी पट्टनम। जो कावेरी नदी है वहाँ पे जो कावेरी पट्टनम है वही था फेमस बंदरगाह चोल काल का। तो हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस वंश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। आपके ऑप्शन में पांड्या भी होगा और कोई भी, मतलब चालुक्य दे देगा, पल्लव दे देगा, चोल दे देगा, तो कौन है, चोल। इन्हीं के समय में ये था महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम। ओके, आगे देखिए, बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हमारे पूछ देता है कि बहुत बड़ा गांव जो चोल वंश में एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे क्या कहते थे। ऑप्शन में 4 नाम दे देगा, तो क्या कहते थे, तनियार। क्या बोलते थे, तनियर। ओके, आगे देखिए, उत्तर मेरूर शिलालेख। अभी देखिए हमने ऊपर पढ़ा था ना कि उत्तर मेरूर शिलालेख में बताया गया था कि हमें सभा की अगर सदस्यता लेनी है तो क्या क्या चाहिए, तो वो उसी शिलालेख की बात हो रही है। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। ये परांतक प्रथम कौन, अभी हमने पढ़ा था, इन्होंने ही लड़ा था कौन सा युद्ध, तक्कोलम का युद्ध, जिसमें इनको किसने हराया था, इनको हराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने, इन्हीं को हराया था, इन परांतक प्रथम को। तो इन्हीं से संबंधित है ये उत्तर मेरूर शिलालेख। ओके, ध्यान देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये। ओके, आगे देखिए, चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उदयपुर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची। तो ये भी हमारे एग्जाम में सीक्वेंस पूछ देता है, तो ध्यान देना है कि सबसे पहले था उदयपुर और लास्ट में था कांची। तो अगर आप ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहला और सबसे लास्ट अगर ध्यान देते हो तो फिर आप एग्जाम में जो ऑप्शन बनता है वो आप अच्छे से टैकल कर लेते हो। तो सबसे पहली राजधानी थी उदयपुर, सबसे लास्ट में थी कांची, चोलों की राजधानी। ओके, ये है इसका कालक्रम। आगे देखिए, चोल काल में सड़कों की देखभाल के लिए बागान समिति थी। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सड़कों की देखभाल के लिए कौन सी समिति थी चोल काल में, तो बागान समिति। या फिर एग्जाम में पूछ देगा कि चोलों के समय में बागान समिति का काम क्या था, उसमें दे देगा बागवानी करना, सड़कों की देखभाल करना, राजस्व इकट्ठा करना, कुछ भी। तो ध्यान देना है कि सड़कों की देखभाल करते थे ये। ओके, आगे देखिए, चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार
धान था। क्या था? धान था, कोई भी वस्तु लेन देन करने का चोल काल में। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। तो जो भी ये समूह था, ये क्या था? व्यापारी समूह था चोल वंश का। ओके, आगे देखिए, विष्णु के उपासक अलवर व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको जानना है कि जो विष्णु को पूजते थे वो अलवर कहलाते थे और जो शिव को पूजते थे वो नयनार संत कहलाते थे। ओके, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे चालुक्य वंश को। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 14 में। उसमें हम कवर करेंगे चालुक्य वंश का और उसके आगे जो जो भी हमारे वंश हैं वो सब कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।